नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी हम करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि पहले के जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनमें कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं उसके लिए कुछ भी नहीं करता पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या फिर पर्टिकुलर जो एजेंसी होती है उनके पास में एक क्वेश्चन बैंक होता है जिसके अंदर सैकड़ों नहीं हज़ारों क्वेश्चन उपलब्ध होते हैं। तो बार-बार होता क्या है कि उन्हीं एग्ज़ाम्स में जो पूछे जा चुके हैं प्रश्न, उनको बार-बार से रिपीटेशन में लाया जाता है और अपने को ये लगता है कि क्वेश्चन नए बन रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारा जो यूँ कह लो कि जो नॉलेज होती है, वो थोड़ी-सी कम होती है। इस कारण से अपने को पता नहीं होता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। परंतु सच्चाई ये है कि एक हर एक एग्ज़ाम का पैटर्न के हिसाब से एक लिमिट होती है और लिमिट के तहत करते क्या है कि जो क्वेश्चन बैंक उनके पास में होता है, उनमें जितने क्वेश्चन शामिल हैं, उनको बार-बार से रिपीटिशन के अंदर लाया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2015 से लेकर 2023। अब इसके अंदर इस टाइम पीरियड के भीतर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी में अनुच्छेद से और संविधान संशोधन से, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे जो आपका हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके बाद दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आएगा, फिर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आएगा। तो जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं या फिर डिफेंस के अंदर भी बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। उनमें कैसे-कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे, कौन-कौन से क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ में इस वीडियो में 2015 से 2023 के बीच में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम करेंगे क्या? हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, साथ में उनका आंसर पढ़ेंगे और 1-2 बातें छोटी-मोटी हम साथ-साथ में करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। काफ़ी अच्छी वीडियो रहने वाली है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते हो, तो यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम में यदि पॉलिटी के 5 क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आपको पक्का देखने को मिल जाएँगे। ऐसा तो उसके बाद में अगर स्टार्ट करें अपन तो अपने को पढ़ना क्या है? सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवाऊँगा, वो सारे के सारे किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले आप अनुच्छेद को ही लेते हैं। आर्टिकल्स की फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछता है कई बार। तो पहला पॉइंट है भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है? देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं इन एजी का मतलब क्या होता है? अटॉर्नी जनरल को आप एजी बोलेंगे। और एजी को अगर हिंदी में बात करें तो क्या कहा जाता है? महान्यायवादी कहा जाता है। इनको हिंदी में महान्यायवादी कहा जाता है। और ये होते कौन हैं? देखिए मुख्यतः अपने पास सरकारें 2 टाइप की होती है। एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार। अब ऐसा होता है कि केंद्र सरकार पर भी केस किए जाते हैं, राज्य सरकार भी पर भी केस किए जाते हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से केस को कौन लड़ेगा? जो व्यक्ति लड़ता है उसको महान्यायवादी कहा जाता है। ठीक वैसे ही राज्य सरकार की तरफ से जो व्यक्ति केस को लड़ता है उसे महाधिवक्ता कहा जाता है। अर्थात केंद्र सरकार का वकील महान्यायवादी होता है, जबकि राज्य सरकार का वकील महाधिवक्ता होता है। अब हम महान्यायवादी की बात करें तो इनका जिक्र तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 76 76 के अंदर हमें मिलता है। वहीं पर यदि महाधिवक्ता की बात करें, क्योंकि एग्जाम में तो आपसे महाधिवक्ता के बारे में भी पूछ सकता है। अगर पूछे कि जो राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या फिर जो वकील होता है, महाधिवक्ता, इनका जिक्र संविधान में आर्टिकल नंबर 165 के अंदर में देखने को मिलता है। अगर पूछे वर्तमान में केंद्र सरकार का वकील कौन है, अर्थात महान्यायवादी कौन है, तो इनका नाम है आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी ये वर्तमान में महान्यायवादी है। इसके अलावा अगर बात करें तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? एजे की नियुक्ति कौन करता है? तो वो काम भारत के राष्ट्रपति का होता है। इनके पारिश्रमिक तय करना हो, इनको शपथ दिलाना हो या फिर महान्यायवादी अ, अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे, तो यहाँ पर सभी के सभी जवाब क्या रहेंगे? भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो ये बात भी आपको यहाँ से याद करनी है। अगर पूछे भारत का दूसरा विधिक अधिकारी कौन सा होता है, केंद्रीय सरकार का द्वितीय विधिक अधिकारी कौन होता है, तो इनका नाम होता है सोलिसिटर जनरल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोलिसिटर जनरल। अब करंट अफेयर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि वर्तमान में जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, इनके कार्यकाल को आगे फर्दर
बढ़ाया गया है। तो भारत सरकार का प्रमुख वकील या फिर प्रथम विधिक अधिकारी होता है महान्यायवादी। और यदि आपसे पूछे कि भारत सरकार का दूसरा प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है, तो आपको जवाब करना पड़ेगा सॉलिसिटर जनरल, वर्तमान में तुषार मेहता है, इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया। तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ से याद करनी है। ये कहाँ पूछा गया है? SSC GD 13 फरवरी सेकंड शिफ्ट 2023 में ही पूछा गया क्वेश्चन है ये। उसके बाद में सेकेंडली बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 डैश से संबंधित है। अगेन वही बात आ गई, तो भारत के लिए महान्यायवादी से संबंधित है। अगर पूछे महान्यायवादी का पद हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ब्रिटेन। तो महान्यायवादी का पद हमने ब्रिटेन से अपना रखा है। महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन के अंदर बैठ सकता है, सलाह वगैरह दे सकता है, संबोधन भी कर सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है इस कारण से। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे ये पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित मामलों से संबंधित है। अब अपने को ये तो पता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि आम जनता वोटिंग नहीं करती है। साथ में भारत के उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, ये भी अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि आम जनता वोटिंग नहीं करती है। तो यहाँ पर जब इनका चुनाव होगा और चुनाव से रिलेटेड यदि कोई भी डिस्प्यूट आता है या कोई मामला उठता है कि चुनाव गलत तरीके से हुआ है या फिर चुनाव के अंदर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, कोई धांधली हुई है, तो अगर चुनाव के संबंधित कोई भी मामला आता है, डिस्प्यूट उत्पन्न होता है, तो उसका फैसला फिर कौन करेगा? ये पावर तो होती है सुप्रीम कोर्ट के पास में। SC मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास में। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की संख्या 1 है, जिसमें कुल मिला के 34 जज हैं। 34 में से प्रमुख को कहा जाता है CJI, तो एक होता है CJI और 33 होते हैं अन्य। ये आपको याद करना है। तो ये जो बात है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित कोई भी मामला उठता है, कोई विवाद उठता है, तो इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये बात कौन करता है? आर्टिकल नंबर 71 करता है। ये बात आपको यहाँ से याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। देखो, इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ वही पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप एक सिंगल पॉइंट को भी स्किप नहीं कर सकते हो, आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और साथ में जितनी भी मैं आपको एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ वो भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। उसके बाद में अगर बात करें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। हमने पढ़ा कि दोनों का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष का अर्थ ये बनता है कि आम जनता इनके चुनाव के अंदर वोटिंग नहीं करती है। आम जनता कौन सी होती है? 18+ वाली वो जनता जिनके पास में वोटिंग राइट्स होते हैं, वोट करने का अधिकार होता है, उन्हें हम आम जनता बोलते हैं। अब चुनाव अप्रत्यक्ष है, तो चुनाव में पार्टिसिपेट कौन करेगा? MP और MLAs पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, जबकि सारे के सारे MP पार्टिसिपेट करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। उपराष्ट्रपति साहब होते कौन है? तो राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये आपको याद करना है। वर्तमान में 15वीं राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और वहीं पर 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। ये बात आपको यहाँ से नोट करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन है, संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में दी गई है। ये आपसे पूछा है, तो आपको करना क्या है? संसद पूछा है, मतलब केंद्र सरकार की बात की जा रही है, उसके सामने वार्षिक वित्तीय विवरण, इंग्लिश में इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। तो ये जो पॉइंट आपके सामने दिया गया है, ये संविधान के किस आर्टिकल में है? ये रहेगा आर्टिकल नंबर 112, यानी कि 112 में। आपको यहाँ से याद करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आपका सिंपल वर्डिंग में इसको समझे तो यहाँ पर बजट की ही बात की जा रही है कि बजट को पेश करती है केंद्र वाली सरकार संसद में। तो किस आर्टिकल के तहत ऐसा होता है? 112 के तहत ऐसा होता है। लेकिन बजट शब्द का उल्लेख संविधान के अंदर अपने को नहीं मिलता है। बजट के स्थान पर अपने को मिलता है संविधान के आर्टिकल नंबर 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी एक साल के अंदर सरकार कितना कमाएगी, कितना खर्च करेगी, उसका विवरण देना, उसका लेखा जोखा देना, इसी को आप बजट कहा करते हैं। ये तो बात की आपने केंद्र सरकार की। वहीं पर यदि राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार भी अपना बजट पेश करती है। तो ये जो बात है वो लिखी है संविधान के आर्टिकल नंबर
2 के अंदर, ये आपको याद करना है। केंद्र सरकार के बारे में पूछे तो आर्टिकल 112 है। वहीं पर राज्य सरकार की पूछे आपसे कि राज्य सरकार राज्य विधानमंडल में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करती है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, तो जवाब क्या रहेगा? 202 हो जाएगा। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? अब यहाँ पर आपको नोट क्या करना है, देखो नोट आपको ये करना है कि राज्य की बात की जा रही है, किसी भी स्टेट की बात की जा रही है, और किसी राज्य के अंदर आपातकाल लगता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? या तो उसे बोलेंगे हम राज्य का आपातकाल अर्थात राज्य आपातकाल, या आपने किसी न किसी किताब के अंदर पढ़ा होगा, कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। तो सबसे पहले ये सवाल ये उठता है, सबसे सबसे पहला सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति शासन या फिर राज्य का आपातकाल, तो ये आपातकाल का प्रावधान संविधान में कहाँ पर कर रखा है? ऐसे बनता है आपातकाल, और ऐसे ही बनता है संविधान का भाग नंबर 18। तो ऐसे आपातकाल, ऐसे 18, इसके अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस यानी कि आपातकाल की बात की जाती है। भारत में आपातकाल 3 प्रकार का होता है, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। लेकिन आप पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो राष्ट्रपति शासन का जिक्र संविधान के आर्टिकल नंबर 356 के अंदर हमें देखने को मिलता है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो आर्टिकल 352 में है। वहीं पर वित्तीय आपातकाल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 360 में है। 352, 356, 360, ये कंटिन्यूसली आपको पढ़ना है, मेरे शब्दों पे आपको गौर करना है, और जैसे जैसे आपको मैं बोल के बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको स्पीडली अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके यहीं सही बनने वाले हैं सारे के सारे। उसके बाद में अगर बात करें कि ठीक है सर, कि राज्य के अंदर आपातकाल लगेगा, लगता भी है, आर्टिकल नंबर 356 के अकॉर्डिंग लगता है। सबसे पहली बात कि कौन लगाता है, यानी कि इस आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो आपातकाल चाहे किसी प्रकार का हो, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे वो राष्ट्रपति शासन हो, फिर चाहे वो वित्तीय आपातकाल हो, तीनों की घोषणा की जाती है भारत के राष्ट्रपति यानी कि P4 प्रेसिडेंट के द्वारा। ये आपको याद करना है। उसके बाद में अब राष्ट्रपति साहब घोषणा करेंगे, लेकिन राज्य के अंदर तो रूल करता है कौन? जैसे केंद्र के अंदर राष्ट्रपति होता है, वैसे ही ठीक राज्य के अंदर होता है राज्यपाल। तो राज्यपाल को सब एक्टिविटी के बारे में पता होता है कि राज्य में क्या चल रहा है। तो यदि राज्य की सरकार संविधान के रूल्स को तोड़े, संविधान को मानने से मना कर दे, अपने अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, यानी कि राज्य की सरकार अपनी मर्जी से काम कर रही है, वो रूल तोड़ी जा रही है। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि राज्यपाल की लिखित सूचना की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति उस पर्टिकुलर राज्य के अंदर आपातकाल घोषित कर देंगे, या फिर केंद्र सरकार जो भी आदेश पारित करती है पूरे देश के लिए, तो यदि राज्य की सरकार उसको मानने से मना कर दे तो उस कंडीशन के अंदर भी राज्य के अंदर आपातकाल लगाया जा सकता है। जैसे अभी संविधान के अंदर हुआ 106वां संशोधन, जो कि संबंधित है महिला आरक्षण कानून से, यानी कि महिलाओं को 33% का आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। अब ये कहाँ पर लागू होगा? अगर आप 33% आरक्षण की बात करें तो एक तो ये लोकसभा के अंदर लागू होगा, और उसके साथ में प्रत्येक राज्य की और प्रत्येक यूटी जहाँ पर विधानसभा है, तो विधानसभा के अंदर भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो ये बिल पास किसने किया है? ये बिल पास किया है संसद ने, अर्थात केंद्र वाली सरकार ने। अब ये आदेश सबको मानना पड़ेगा, लेकिन कोई राज्य की सरकार इसको मानने से मना कर दे कि भैया हम तो हमारे राज्य में इस आरक्षण को लागू नहीं करेंगे, हम नहीं देंगे, तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के आदेश को राज्य की सरकार ने मानने से मना कर दिया है। तो यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसकी सिफारिश पर, राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसा किया जा सकता है, ये आपको यहाँ से याद करना है। आज तक बात करें तो प्लस 125 बार, प्लस 125 बार से अधिक भारत में सभी राज्यों को मिलाएं तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। सबसे अधिक की बात करें तो एन से बनेगा नागालैंड और यूपी से बनेगा उत्तर प्रदेश, इसमें 10 बार आपातकाल लग चुका है, इनके 10-10 बार आपातकाल लग चुका है। अगर मैक्सिमम लिमिट की बात करें कि एक टाइम के लिए किसी राज्य में राज्य का आपातकाल कितने टाइम तक कंटिन्यूसली एक्टिव रह सकता है, तो मैक्सिमम लिमिट है 3 साल की। लेकिन हम इसका एक अपवाद भी पढ़ते हैं। अपवाद क्या रहेगा इसका? पंजाब अपवाद रहेगा। 1980 के दशक में
पंजाब में कंटिन्यूसली लगातार 5 साल तक लगा रहा था राष्ट्रपति शासन। तो ये एक अपवाद बैठता है, वैसे कंटिन्यूसली जो मैक्सिमम लिमिट है इसकी वो है 3 साल। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी आकार या रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। और अच्छा, प्रतिबंधित का मतलब होता है कि रेस्ट्रिक्शन करना, अर्थात रोक लगाना। तो कई बार ना एग्जाम के अंदर आप बैठते हो तो बहुत सारे वर्डिंग ऐसी होती है जो आपको परेशान करती है, वो समझ नहीं आता कि इसका अर्थ क्या बनता है। प्रतिबंधित करना मतलब कि रेस्ट्रिक्शन लगाना, अर्थात रोक लगाना। और असपरिचितता को बोलते हैं अनटचेबिलिटी। दूसरा शब्द इसका हिंदी में है छुआछूत। तो छुआछूत की जो अवधारणा है उसको समाप्त करना है। ये बात कहाँ पर लिखी है? आर्टिकल नंबर 17 में ये बात लिखी है, ये आपको यहाँ से नोट करनी है। ये क्वेश्चन भी जीडी के अंदर पूछा गया है। और जब जब शिफ्टों के अंदर एग्जाम में, जहाँ जहाँ शिफ्टों में एग्जाम होता है, वहाँ वहाँ पर ये क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में पक्का रिपीट होता है। आर्टिकल नंबर 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम पढ़ते कहाँ पर है? इसको हम समता या फिर समानता के अधिकार में पढ़ते हैं। समानता के अधिकार में पढ़ते हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 18 तक पढ़ते हैं। और कुल मिला के यहाँ पर 5 आर्टिकल्स हम पढ़ा करते हैं, 5 अनुच्छेद पढ़ते हैं। अर्थात अनुच्छेद नंबर 14, 15, 16, 17 और 18। अब 18 के अंदर क्या है? 18 के अंदर है उपाधियाँ। कैसे याद करना है? ये देखो 18 कुछ इस प्रकार बनता है। अगर 18 का मैं बीच से ऐसे काट दूं, इसको काट दूं, तो पीछे क्या बनता है? सर पीछे तो ऊ बच जाएगा। पीछे क्या बचेगा? अगर आप इसको ड्रा करें तो यहाँ पर ये बचेगा पीछे ऊ। 18 के अंदर क्या है? उपाधियों का अंत। ये आपको यहाँ से नोट करना है। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। 17 की बात करें, इसके अंदर आपने पढ़ा छुआछूत का अंत है, अर्थात असपृश्यता का अंत की बात करता है। वहीं पर 16 की बात करें तो 16 अब आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। 16 है आर्टिकल नंबर 16, तो स से बनेगा 16 और स से बनेगा सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी में अवसर की समानता या फिर लोक नियोजन में अवसर की समानता, आर्टिकल नंबर 16। 15 की बात करें तो 15 में बनते हैं, इसमें सामाजिक समानता की बात करता है। और 15 में बनते हैं 5 बेस, यानी कि 5 आधार: जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान और धर्म। इन 5 बेसिस पर किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो याद कैसे करना है? पैसे बनेगा आर्टिकल नंबर 15 और पैसे बनेगा 5। ये आपको यहाँ से पढ़ना है। वहीं पर आर्टिकल नंबर 14 की बात करें, 14 की बात करें, तो इसमें लिखा है कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सभी के सभी क्या है? समान होंगे। तो टोटली 14 टू 18 समानता की ही बात करता है। 14, 15, 16, 17 और 18, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हर बार यहाँ से ये जो 5 आर्टिकल्स हैं 14 से 18, ये बार बार यहाँ से रिपीट होता रहता है। आपको एक एक आर्टिकल बड़ी बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, इसकी जो पीडीएफ है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बाद में डिमांड करते हैं कि सर ठीक है, अच्छी बात है, आपने यहाँ पर समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो हमें, लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं ना एग्जाम के अंदर, इनकी अगर पीडीएफ मिल जाए तो मज़ा आ जाए। पीडीएफ सबको चाहिए होती है। तो पीडीएफ के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? बस इतना सा काम करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। किस नाम से रहेगा? तो याद करना काफ़ी आसान है। जिस यूट्यूब चैनल पर आप पढ़ रहे हो वर्ल्ड अवेयरनेस, तो इसी नाम से आपको, वर्ल्ड अवेयरनेस के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसको जाके आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पर इस पीडीएफ को उपलब्ध मैं करवा दूंगा। और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको मैं लिंक डाल के दे दूंगा। उस वहाँ पर जाके भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोशिश यही कीजिएगा कि एग्ज़ाम जाने से पहले या फिर प्रैक्टिस करने से पहले एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। क्यों देखनी पड़ेगी? क्योंकि वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, कैसे पढ़ना है, इसके आजू बाजू के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। और ये सारी बातें आपको मैं एक वीडियो में नहीं करवा पाऊंगा। इसके अंदर नंबर ऑफ़ वीडियोज़ आएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अपने को समझना पड़ता है। तो नंबर ऑफ़ वीडियो होगी,
एक वीडियो को लगभग मैं 20-25 मिनट ही खींच सकता हूँ। उसके बाद में सेकंड पार्ट आएगा, फिर थर्ड पार्ट आएगा, फिर फोर्थ पार्ट आएगा। तो ऐसे पार्टों के अंदर आप वीडियो को कवर करेंगे। ताकि कम टाइम की वीडियो होगी तो उसको आप अच्छे से देख सकते हो, सीख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात की जाती है मौलिक कर्तव्यों की। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है। इनकी परिभाषा कहाँ दी गई है? सबसे पहली बात आपको याद क्या करनी है? राइट आंसर तो रहेगा आर्टिकल नंबर 51A। अब इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 51A। अब याद क्या करना है यहाँ से? याद आपको ये करना है दोस्तों, इसको हम चेंज करते हैं। हाँ, तो देखिएगा नहीं आपको, रेडी लेते हैं। ठीक है, आपको याद क्या करना है? देखो, यहाँ पर 5-6 बातें आपको बता रहा हूँ मैं, सारी इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य वाला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो अपने को ये पता है कि भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था। तो 1950 में यदि आपसे पूछे कि कुल मिला के मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो इनका जवाब रहेगा इसका 0। फिर पूछे आपसे कि 1976 76 में कुल मौलिक कर्तव्य कितने बन गए? 10। फिर 2002 की बात करें, 2002 में जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य। तो इस प्रकार से पूछे कि 2023 में कुल मौलिक कर्तव्य है कितने, उनकी संख्या है 11। तो यहाँ से अपने को पढ़ना क्या है कि 1950 में मौलिक कर्तव्य 0 थे, 76 में 10 जोड़े गए, 2002 में 11वां जोड़ा गया, और 2023 में कुल मिला के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। अब ये जो 1976 है, इसके लिए करना पड़ा अपने को संविधान संशोधन, जिसको पढ़ते हैं आप 42वां संशोधन। 1976, 1976। अब 42वां संशोधन है। इसका एक नाम और भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पूछेंगे आपसे, इसको आपको पढ़ना है आराम से। 42वें संशोधन को ही लघु संविधान के नाम से जानते हैं। ये भी आपको यहाँ से नोट करना है। मोस्ट मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जानते हैं, तो वो रहेगा 42वां संशोधन 1976। और ये जो संशोधन है, ये सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर हुआ था। सरदार सवर्ण सिंह समिति, इतना ही लिखूंगा मैं, इनकी सिफारिशों के आधार पर हुआ था। और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य यहाँ पर जोड़े गए थे। उसके बाद में अगर बात करें कि 2002 में फिर सर कौन सा संविधान संशोधन हुआ, तो 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002 का। इसके माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है माँ बाप से कि माता पिता, आपका ये कर्तव्य होगा कि आपके जो 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनको आप शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाए। ये माँ बाप की ड्यूटी बनती है। उसके अलावा 10 ड्यूटी और क्या बनती है, उसके लिए मैं आपको कुछ पढ़ के सुना रहा हूँ। जैसे भारत देश की रक्षा करनी है, भारत में एकता और अखंडता को बनाए रखना है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान आपको नहीं पहुंचाना है, भाईचारे को बना के रखना है, संस्कृति को बना के रखना है आपको, पर्यावरण को नुकसान आपको नहीं पहुंचाना है, वन्य जीव का आपको बचाव करना है, संरक्षण करना है। तो ऐसे करते करते आपके कुछ 10 एक मौलिक कर्तव्य और बनते हैं। 11वां माँ बाप की ड्यूटी है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनको प्रारंभिक शिक्षा का अवसर वो उपलब्ध करवाएं। ये हमारी ड्यूटी बनती है। अच्छा, ये जो आप 11 ड्यूटीज पढ़ रहे हैं, इसको आपने कहाँ से अपना रखा है? आपको याद करना है रसिया से। यानी कि सरदार जी ने जब मेरे को 10 मौलिक कर्तव्य सौंपे, तो मैं क्या गया, मैं रूस गया। होता ना से कि जब को कोई काम बोलता है कोई व्यक्ति, तो आप रूस जाते हो। आपको याद क्या करना है कि 1976 में सरदार जी ने जब मेरे को 10 काम करने के लिए बोला, तो मैं रूस गया। ये आपको याद करना है। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो भाग रहेगा 4A। ये भी आपको पढ़ना है। यानी मौलिक कर्तव्य भाग नंबर 4 है, आर्टिकल नंबर 51 है। बस ये आपको पढ़ना है। फालतू फालतू कुछ भी नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगला पॉइंट देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति को अनिवार्य करता है? अनुच्छेद नंबर 63। तो अपने पास में जो अगर कहें कि संवैधानिक जो पद होते हैं, उनमें सबसे बड़ा पद होता है भारत के राष्ट्रपति का। उसके बाद में सेकंड नंबर आता है भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का। और तीसरा नंबर आता है पीएम यानी कि प्रधानमंत्री का। तो भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है देश के राष्ट्रपति, पी फॉर प्रेसिडेंट। सेकंड पद है उपराष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट का। और तीसरा पद है किसका? पीएम का यानी कि प्रधानमंत्री का।
अब अगर राष्ट्रपति की बात करें तो इनका जिक्र है संविधान के आर्टिकल नंबर 52 में। 52 में लिखा क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर वहीं पर उपराष्ट्रपति की बात करें तो इनका जिक्र है संविधान के आर्टिकल नंबर 63 में। लिखा क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वहीं पर यदि प्रधानमंत्री की बात की जाए तो इनका जिक्र हमें कहाँ मिलता है? आर्टिकल नंबर 74 में। लिखा क्या है कि राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका हेड या फिर प्रमुख कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री का जिक्र 74 में है, वीपी का जिक्र 63 में है, पी का जिक्र 52 में है। अब तीनों को हमने साथ क्यों पढ़ा है? इसलिए हमने तीनों को साथ पढ़ा है क्योंकि 52 में जब आप प्लस करते हैं 11 तो 63 आएंगे, और जब 63 में आप प्लस करते हैं 11 तो 74 आएगा। तो करना क्या है? 52 11 63, 63 और 11 74। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। याद करना आपके लिए आसान रहेगा। भारत के जो तीन बड़े बड़े पद हैं यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इन तीनों का जिक्र किस संविधान के अंदर मिलता है अपने को? तो राष्ट्रपति पहले 52 में आता है, फिर प्लस 11 करेंगे तो उपराष्ट्रपति 63 में आता है, फिर प्लस 11 करेंगे तो प्रधानमंत्री का जिक्र आर्टिकल नंबर 74 में मिलता है अपने को। ये तीन पॉइंट आपको यहाँ से याद करने हैं। अगर अगले पॉइंट की बात करें उसमें क्या लिखा है भाई? उसमें लिखा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा यानी कि जांच कर सकता है, या फिर देश में कोई भी कानून बनता है तो उसकी जांच करना भी न्यायिक समीक्षा होता है या फिर न्यायिक पुनर्विलोकन होता है। यहाँ पर बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा कोर्ट होता है, और इसका अगर लोकेशन की बात करें तो वर्तमान में इसकी संख्या 1 है और दिल्ली में ये स्थित है। ये है आर्टिकल नंबर 137 के अंदर, 137 में। वहीं पर न्यायिक समीक्षा की बात करें तो ये पावर न कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास में बल्कि हाई कोर्ट के पास में भी होती है। तो न्यायिक समीक्षा की पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास होती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर आर्टिकल नंबर 137 के अंदर होती है। ये आपको यहाँ से याद करना है। अगला पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो भारत में जो माइनॉरिटीज वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनका अपने को बचाव करना है। उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी कल्चर संस्कृति, उनकी वेशभूषा सबको बचा के रखना है ताकि वो देश में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सके। तो संरक्षण का अर्थ बैठता है बचाव करना। तो ये संविधान के किस आर्टिकल में है? 29 में है, 29 में है। अब यहाँ पर अपने को पढ़ना क्या है सर? ये पढ़ना है कि एक टाइप का मौलिक अधिकार है, एक टाइप का फंडामेंटल राइट है। कौन सा है? शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार, शिक्षा और संस्कृति। शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं आप, और कहाँ पर पढ़ते हैं? संविधान के आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर ये है 29 में तो लिखा है कि जो माइनॉरिटीज वर्ग है उनके हितों का बचाव करना है ताकि वो भी देश में अच्छे तरीके से सरवाइव कर सके। और 30 में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने लिए शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर लिखी है। दोनों के दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से याद कर लेने हैं। उसके बाद में आज का लास्ट जो पॉइंट है उसको हम पढ़ लेते हैं। लिखा है सीएजी कैग के बारे में, महालेखा परीक्षक के बारे में लिखा है। उसके कर्तव्य और शक्तियों के बारे में कौन सा आर्टिकल है? अब सीएजी कैग की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म बैठती है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये राज्य सरकार का और भारत का एक ही होता है। ये काम क्या करता है कि सरकारें जितना भी खर्चा करती है एक साल में उसकी समीक्षा करता है, उसकी जांच करता है, उसकी देख रेख करता है और खर्चे से संबंधित रिपोर्ट को तैयार करता है। सीएजी कैग एक संस्था होती है। इनका जिक्र संविधान के भाग नंबर बात करें तो 5 के अंदर है। आर्टिकल की बात करें तो 148 टू 151 है, सीएजी कैग के बारे में है। वहीं पर लिखा है आर्टिकल नंबर 148 के अंदर कि भारत का एक सीएजी कैग होगा, और 149 के अंदर लिखा है कि ड्यूटी क्या रहेगी सीएजी कैग की, और इनके पास में कौन कौन सी पावर्स होगी, शक्तियाँ होगी। ड्यूटी क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी खर्चा करती है उसकी जांच करना, और जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो नीतियाँ होती है
जो पॉलिसी होती है कौन सी वित्तीय पैसे से संबंधित पॉलिसी होती है, उसकी निगरानी करना इनका काम होता है। या फिर राष्ट्रपति साहब जो भी इनको काम सौंपे वो काम इनको करना पड़ता है। भाई सिंपल सी बात है, देश के हेड राष्ट्रपति काम सौंप सकते हैं, ना नहीं कर सकता कोई भी। अब वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में सीएजी का एक 14वें नंबर के हैं जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, सीजी मुर्मू। ये आपको यहाँ से याद करना है। तो आगे ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी हमारी, ऐसे ही पॉइंट पढ़ते जाएंगे। पीडीएफ आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा जैसे ये पीडीएफ कंप्लीट होती है। तो बने रहिए हमारे साथ में, कंटिन्यूसली वीडियो को देखते रहिए। निश्चित तौर पर आपको यहाँ से फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते जाते हैं भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम।